So, in important डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स कि ये है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो भी मैं बात करूँगा वो डेफिनेटली एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होगा। आप अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे आप सलाह लेके आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का एक व्यू है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू होगा। आपका व्यू टोटली डिफरेंट हो सकता है। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो अपना पैटर्न है, जो पुराने लोग हैं, दे मस्ट बी अवेयर दैट कि वी नॉर्मली फॉलो दिस प्रोसेस। सो द FTDB model, in FTDB model, first we will talk about fundamentals, then we will talk about technicals, then third we will talk about normally derivatives. But here, if we are talking about 3 months point of view, then there is no role of derivative in that. And then fourth is what big guys are doing and how they are positions before the budget. So we'll talk first about the fundamentals. So कोशिश करूंगा कि थोड़ा हिंदी भी बोलूं, बिकॉज बहुत सारे ऑडियंस को इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जो नॉर्थ इंडिया वगैरह से है, तो वो लोग कहते हैं हिंदी। जो डाउन साउथ के फ्रेंड्स हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम विथ लाइक हिंदी, कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो वो बोलते हैं इंग्लिश। सो आई ट्राई टू समराइज एवरीथिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो सबके लिए क्लैरिटी रहे और अकॉर्डिंगली आप अपना उसको स्टडी करके आप अपना व्यू बना पाए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाउ लाइक अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, सो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द PE ऑफ 22.5, विच इज नॉट चीप, राइट? सो ये सस्ता नहीं है। और आई थिंक यू हैव टू बी like you have to work hard to make money at current valuations even in nifty. So अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 22.5 की करंट पी है। फॉरवर्ड पी रफली 1 ईयर फॉरवर्ड पी रफली आपकी 20+ की है। प्राइस टू बुक 3.8 है। डिविडेंड यील्ड रफली 1.2 के आसपास है। और मार्केट किसी भी लिहाज से उतना सस्ता नहीं है। बट लार्ज कैप स्टॉक्स की मैं यही बात कर लूंगा। सो आपके लिए अच्छी चीज क्या है कि आपको ये पता है कहीं ना कहीं कि एक जो बड़ा इवेंट था, जो मतलब एक बड़ा इवेंट था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये बड़ा इवेंट आज के डेट में मार्केट में नहीं है। बिकॉज अब मार्केट में ये डिबेट हो रहा है कि बीजेपी को 300 सीट्स आएंगी, 330 सीट्स आएंगी या 350 सीट्स आएंगी। आई नो मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इतना मार्केट को आगे फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। बट अब मार्केट है, मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हैं। और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के एफर्ट्स हैं, जो चाहे वो आप कोई भी पार्टी ले लें, उन लोगों के एफर्ट्स ऐसे कोई सिंक्रोनाइज नहीं लगते, साथ में वो लोग खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। और अभी जो रिसेंटली नीतीश कुमार जो कन्वेनर, सो कॉल्ड कन्वेनर थे उसके इंडिया अलायंस के या इंडिया अलायंस के, जो भी उस वो चले गए NDA के साथ। एंड जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ स्टेट्स में ये शायद बीजेपी की सीट्स थोड़ी सी कम कर पाएंगे, तो वो नहीं कर पाए। सो ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। सो ये मैंने 1 मिनट की पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों दी, क्योंकि ये फिर निफ्टी को ये वाली चीज गिरने नहीं देगी। और आई थिंक एक बात मैंने कही थी कि जैन फेब मार्च में आपको एक मौका मिलेगा शायद इन्वेस्ट करने का। तो निफ्टी ने कुछ 22,125 का हाई लगाया और वहां से रफली वो 21,100 के आसपास आई, तो रफली आपको एक 1,000 पॉइंट्स का डिप मिला निफ्टी में। और एक चीज आप ध्यान ध्यान रखें कि बुल मार्केट्स में, इस तरह की बुल मार्केट में जहां पे रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत हायर साइड में है और फंड के फ्लो काफी अच्छे हैं, खासतौर पर DIs लोग के पास काफी बड़ा कैपिटल आ रहा है मार्केट में। बिकॉज चाहे वो रिटेल की SIP के थ्रू हो, चाहे लमसम्स हो, या फिर आपके पेंशन फंड्स हो, जो बेसिकली जो EPFO का पैसा है, या प्लस NPS के पैसे हैं। अब ये जो पैसा आ रहा है
ये मार्केट को लंबा नहीं घटने दे रहा है। और उसकी वजह से ही अगर मान लो आप ये सोच रहे थे या मैं सोच रहा था कि यार 1500 पॉइंट का करेक्शन आएगा, मैं नहीं सोच रहा था। मैं 1000 में ही काफ़ी ठीक था। और जो लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों ने थोड़ी बहुत हम लोगों की सर्विसेज़ जो रिटेल ग्रुप वाली ले रखी है या एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, सो वी वर बायर एट 21,100 एंड वी बॉट बिग। सो मेरे को लगता है कि इसकी वजह से ही मार्केट नहीं घट रहे और शायद नहीं घटेंगे। ये जो लोग सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, उनको कोई ऐसा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यस मिल सकती है, बट वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है। और एज ए ट्रेडर और एज ए एनी प्रूडेंट पर्सन इन लाइफ, आप 5% प्रोबेबिलिटी पे बेट नहीं करते हो, आप 95% पे बेट करते हो। सो आप वो बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगाते हो जहाँ पे आप 95% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आप सही होगे, और 5% वहाँ लगाते हो जहाँ पे लाइक वो आप ऑप्शंस की तरह प्ले करते हो कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक ब्लैक स्वॉन इवेंट के बेस्ड पे नहीं कर सकते कि हाँ, अगर ये गवर्नमेंट नहीं आती है तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% है आज की डेट में। तो आप उसकी बेसिस पे तो आप अपना लाइफ या बिजनेस या स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग तो नहीं करोगे। मैं तो डेफिनेटली नहीं करता हूँ, राइट। निफ्टी का डाउनसाइड रिस्क आई थिंक कि लिमिटेड है। किसी को ये सोचना नहीं चाहिए, अननेसेसरी शॉर्टिंग में लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप एट द बेस्ट ये कर सकते हो कि आप डेल्टा न्यूट्रल प्ले कर सकते हो। मैं काफी बड़ा डेल्टा न्यूट्रल का प्लेयर हूँ। आज बहुत ही ड्रीम डे था डेल्टा न्यूट्रल के लिए, सारे ऑप्शंस जीरो हो गए। ड्रीम डे था, आई थिंक लास्ट 1 साल का सबसे बड़ा डे आरओआई रहा होगा। जो भी अच्छे डेल्टा न्यूट्रल प्लेयर हैं उनको आज गजब का मतलब डीके मिला, मतलब अनबिलीवेबल था। सो वन स्ट्रैटेजी इज राइट नाउ आई एम डूइंग इज, निफ्टी के वैल्यूएशंस के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ। डेल्टा न्यूट्रल में जितना निफ्टी को मैं लॉन्ग करके पैसा कमाऊंगा, उतना मैं डेल्टा न्यूट्रल पे करके कमाऊंगा। और मेरे को लगता है उसमें से ज्यादा कमा लूंगा। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट में अगर थोड़ा टाइम करेक्शन आता है, जो कि मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, टाइम। सो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक एक प्राइस करेक्शन, एक टाइम करेक्शन। तो कभी कभी टाइम करेक्शन, आप लोग जो नए होंगे बाजार में उनको पता नहीं होगा, 2010 से 2014 तक निफ्टी का रिटर्न जीरो था। आई रिपीट, जीरो था। सो 4-4 साल के टाइम करेक्शन भी होते हैं, और निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 20% के रेंज में पूरे 4 साल ट्रेड किया था। जो रुकी लोग होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, जो 2-4 साल से कोविड के बाद मार्केट में आए, तो वो 4 साल के पीरियड में निफ्टी का रिटर्न जीरो था। और जिसको डेल्टा न्यूट्रल नहीं आता था, जिसको ऑप्शंस बेचना नहीं आता था, वो उसने फील्ड ही छोड़ दिया स्टॉक मार्केट का। कई बार ऐसा होता है कि आप जो आरओआई बेस्ड लोग हैं, जिनको मंथ में पैसा कमाना ही कमाना है, तो प्लेन इक्विटी से पैसा नहीं आया था। सो आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। मेरा कैपिटल का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन उसकी तरफ जा रहा है। दो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट, तो बुलिश के लिए मेरे पास प्लेन इक्विटी है, स्टॉक फ्यूचर्स है या बाकी स्ट्रैटेजीज हैं। बट डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी मुझे लगता है, बिकॉज हम लोग थोड़े एडजस्टमेंट्स में ठीक है। वहाँ पे काफी बड़ा पैसा मेरे को लगता है कि बन सकता है मेरे लिए। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूँ निफ्टी में खास तौर पे, ये मेरा 3 महीने का प्लान है। शायद मैं 3 महीने नहीं, ये 2 महीने का ही प्लान है। 31 मार्च तक इस स्ट्रैटेजी के साथ रहूंगा, एंड देन फ्रॉम 1 अप्रैल अगेन आई विल मूव टू ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मेनली करके लॉन्ग और डेल्टा न्यूट्रल नहीं, थोड़ा सा बुलिश बायस्ड रहेगा, कवर्ड कॉल या और बाकी स्ट्रैटेजी रहेगी। या अगले 2 महीने तक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट का व्यू के साथ, डिप में अगर आता है तो खरीदना है, डिप में ऐड करना है, अदरवाइज डेल्टा न्यूट्रल के व्यू के साथ रहना है। और ध्यान में रखना है कि हो सकता है निफ्टी एक बार 22,300 22,400 तक जाने की कोशिश करे 31 मार्च तक। तो 22,300 22,400 इज द पॉसिबिलिटी। राइट नाउ आई एम विजुअलाइजिंग द पॉसिबिलिटी टिल 31 March 2024। सो टू टू नाउ नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, जहाँ पे काफी लोगों के पैसे लगे हैं और मतलब काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन है वो थोड़ा हायर साइड में मूव कर रहा है। और करंट पी रफली 25 के आसपास है, फॉरवर्ड पी रफली 22.5 के आसपास है। और वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉथ है।
you may see some kind of a time correction and price correction. 4-5% drop in a mid cap index, and 30 to 60 days of sideways move will help. So थोड़ा RSI कूल ऑफ हो जाएगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू गाइस. सो मिड कैप और में थोड़ा सा टाइम करेक्शन एंड 3 से 5% का प्राइस करेक्शन इज पॉसिबल टिल 31st March. सॉरी, वो मैंने 3 months का बोला था. आई एम गोना टॉक अबाउट ओनली नेक्स्ट 2 months. सो 31st March तक का ही प्लान मैं डिस्कस करूंगा. 1 अप्रैल से स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट हो सकती है. सो मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी वैल्यूएशंस महंगे हैं. म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आ रहा है और उनको एलोकेट करना, वो फोर्सफुली एलोकेट कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी रुकेंगी, और ग्लोबली भी थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंशन का केस नहीं बन रहा है, बिकॉज फेड ने इस बार रेट कट करने को मना किया है मार्च में, और उसकी वजह से फर्दर पी एक्सपेंशन का स्कोप मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं है. जहाँ पे अर्निंग्स आएंगी वही स्टॉक चलेंगे, जिन जहाँ पे अर्निंग्स नहीं आएंगी उन स्टॉक्स का चलना थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होगा. आई नो इलेक्शन है, बहुत बड़ा आउटकम है, नॉर्मली एक प्री इलेक्शन रैली होती है, ये सब मुझे पता है. लेकिन ये आपको भी पता है, सबको पता है, और जो चीज सबको पता होती है वो जनरली नहीं होती है. इतना कन्वीनियंस नहीं होगा वो, ठीक है. और रेलवे में पैसा बन गया, आप सबको पैसा बन गया, स्टॉक 5-5x 4-4x हो गया, टाइमली पकड़ लिया, वो अलग बात है. बट इतना इजीली पैसा मार्केट देता नहीं है, और अगर देता है तो आप ये ध्यान में रखें कि वो मार्केट की ये क्या बोलूं मैं, मार्केट का ये पूरा राइट है कि वो 50% ऑफ द गेन्स. सो अगर आपने चीज 100 में ली है, वो 200 हो गई है, और आपका इसमें कोई स्किल नहीं है, तो मार्केट का पूरा राइट है कि उसमें से 50% यानी यानी रफली वो जो 100 रुपीज का गेन है वो सिर्फ आपका 50 रह जाए. सो ये कई बारी मैंने देखा है कि कोई चीज 100 की 400 होती है, और उसके बाद वो 200 पे आके 250 पे आके सेटल हो जाती है. तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे. अगर आपको सब्सटैंशियल गेन बना है, तो आप अपने एडवाइजर से बात करके, अगर वैल्यूएशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत आगे निकल गए हैं, आपकी इमेजिनेशन से आगे निकल चुके हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए. और मैं कम कर रहा हूँ. मैं मेरा प्रेफरेंस, अगर आप मुझे पूछेंगे कि नया इंक्रीमेंटल पैसा अगर आपको डालना है तो कहाँ डालोगे, तो आई फील कि लार्ज कैप्स आर मच सेफर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स. शायद 2 महीने बाद मैं अपना व्यू चेंज कर दूं और वापस से स्मॉल कैप मिड कैप में बुलिश हो जाऊं. बट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, आइडिया हियर इज टू बी लिटिल डिफेंसिव. जो बनाया है उसमें लंबा डेंट नहीं आना चाहिए, बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आना चाहिए. 5-7% का ड्रॉडाउन आएगा तो कूल, एब्सोल्युटली फाइन. कोई अनप्लेजेंट सरप्राइजेस अगर ग्लोबल मार्केट से आते हैं और वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, तो उन स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग भी ज्यादा आ सकती है. तो थोड़ा ध्यान मैं रख के चल रहा हूँ. सिमिलरली निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो मैं ट्रैक करता हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 100, जिसका रेट अभी 16,127 है, 16,127. पी इज क्लोज टू 30 एंड फॉरवर्ड पी इज क्लोज टू 26. So price to book 4 times, dividend till less than 1%. Things are going like crazy here. एंड आई फील कि बहुत सारे जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे स्टॉक्स एएसएम वाले स्टेज में वापस से आने चालू होंगे, और तब उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी थोड़ा कम होगा, और तब लो वॉल्यूम पे भी इन स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है, और थोड़ा आपके एनएवी को झटका लग सकता है. तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से. जहाँ पे आपको फंडामेंटल श्योर नहीं है, जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ जो है, पैट ग्रोथ जो है वो लेस देन 15% है, सेल्स ग्रोथ लेस देन 15% है, कोई भी कंपनी जो इंडिया के नॉमिनल जीडीपी से नीचे ग्रो कर रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लाइक आई वांट गिव इट अ पास. सो आई रियली डोंट नो, मतलब ये चीजें जहाँ पे 15% से कम की ग्रोथ है, जो कंपनी जो एग्रीगेट बेसिस पे जो कंट्री की ग्रोथ है उससे भी कम परफॉर्म कर रही है, तो उन कंपनीज में तो आई एम नॉट ए लाइक इंटरेस्टेड पार्टी इन दैट them. So I'm slowly booking out.
and I'm focusing more on large caps and semi-large caps company, right? So you can call it Nifty 50 and Nifty next 50. So basically Nifty 100 you can call it. So top जो 100 कंपनीज हैं उन पे ही मेरा ध्यान है। अभी जो नया इंक्रीमेंटल पैसा डालने की कोशिश करूंगा उन्हीं कंपनीज में डालने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं पैसा नहीं भी डालूंगा तो शायद मैं उन कंपनीज का स्ट्रैडल कर लूं, स्ट्रैडल के थ्रू उनमें धीरे धीरे पोजीशन बनाऊं। एंड उसके बाद कुछ कंपनीज में मैंने भी स्ट्रैडल स्टार्ट भी किया है, और धीरे धीरे जब वो स्टॉक थोड़े नीचे की तरफ मेरे को 1 2 3 5% नीचे मिले तो मैं फिर उनको शायद मैं डिलीवरी में लूँ। सो ये मेरा अभी तक का प्लान है कि मेरे को कैसे चीज़ें शिफ्ट करनी है। फंडामेंटली चीज़ें थोड़ी सी महंगी लग रही हैं। मैक्रो की मैं बात करूँ, सो मैक्रो में आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 103 के आसपास स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन वहां से नहीं आ रहा। क्रूड भी $81 के आसपास है, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं आ रहा। गोल्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, इस बार शायद एक ब्रेकआउट आपको गोल्ड में मिले तो 21,050। मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, 2150 2180 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यूएस 10 ईयर में भी आप देख रहे हैं कि एक्चुअली 3.90 के आसपास अगर ये नीचे बंद होता है तो धीरे धीरे 3.3 के आसपास बढ़ता हुआ, तो वहां से भी कोई बहुत लीडिंग संकेत नहीं आ रहे हैं। जो जैसा है वहीं पे मैक्रो से तो आपको कोई बहुत बड़ा एक जो पॉजिटिव न्यूज इस बजट के बाद जो हुई है वो शायद जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, खासतौर पे पीएसयू बैंक, क्योंकि इंडिया का बॉन्ड यील्ड आज 10 बेसिस पॉइंट गिरा है, एंड विच इज पॉजिटिव फॉर पीएसयू बैंक्स, बिकॉज बॉन्ड पोर्टफोलियो में बड़ा एम टू एम प्रॉफिट उनको आ सकता है। एंड व्हाई आई एम पॉजिटिव ऑन लार्ज कैप्स एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, एंड द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। ये जो बॉन्ड्स के पैसे आने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये डेट मार्केट में जो पैसे आने हैं और उसकी वजह से करेंसी अप्रिशिएट होगी। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. और नॉर्मली देखा गया कि जब करेंसी काफी स्टेबल होती है, आपका आईएनआर स्टेबल होगा, तो एफआईएस का फ्लो वापस से इंडिया की तरफ आएगा। और वो अगर फ्लो इंडिया की तरफ आता है तो जाहिर सी बात है वो पैसा सिंपली बैंक्स, आईटी, फार्मा, इन इन बड़े सेक्टर्स में आएगा जहां पे बड़ी कंपनियां हैं। ये छोटे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एक तो एफआईएस को समझते नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनकी कवरेज नहीं होगी। सो वो इंडिया कंट्री स्पेसिफिक एलोकेशन जो आएगा वो लार्ज कैप्स में आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, इस वजह से लार्ज कैप में अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। और जिस हिसाब से लग रहा है कि इस इलेक्शन के बाद जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स भी वापस आना चाहिए, और वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की सॉरी वो थोड़ा सा लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकता है। हैविंग सेड दैट, क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है, आप अगर कोई भी कंपनी जो 15-20% के ऊपर के रन रेट से ग्रो कर रही है, अगर आप वो पिक कर पाते हो, सो यू विल बी एबल टू मेक मनी। सो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक फिल्टर रन करना है। सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15%, profit growth greater than 15%, interest coverage ratio less than, sorry, greater than 3x, and then return on capital employed greater than 15%. If you are finding small cap companies where like कि वो बहुत ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है, और आपको 6 महीने में स्टॉक ने 15-20% का रिटर्न दिया है, और ये सारे आपके ग्रोथ मैट्रिक्स पे है, कैपेक्स का प्लान इंटैक्ट है, मैनेजमेंट की गाइडेंस स्ट्रांग है, प्रमोटर की होल्डिंग भी इंटैक्ट है, कोई डीआईआई इंटरेस्टेड है, कोई म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा बाइंग कर रहा है, अगर उनमें आपको मिल जाते हैं स्टॉक्स तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी आपको पैसा शायद बन जाए। सो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। जो एक इजी पार्ट था, इजी मनी था, वो पार्ट निकल गया। अगर आप प्रो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है ड्रॉडाउन में कैसे झेलने का, या आपको नहीं है कि आपको पास स्टॉक पिकिंग एबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ ट्विटर से अगर सोर्स करके स्टॉक खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं,
तो शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स भी ऐसे होंगे, उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की, क्योंकि वो सब लोग 2020 के बाद आए होंगे या 2018 के बाद आए होंगे। तो उनको ना वो जो टाइम करेक्शन होता है या कैसे ये साइकिल प्ले आउट होते हैं इलेक्शंस के, और कैसे मार्केट का टॉप लगता है, कैसे पीएसयूज़ का टॉप लगता है, किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो शायद वो खुद ही बेचारे परेशान हो जाएँगे, तो वो आपको क्या गाइड करेंगे? तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि पीएसयू का टॉप कब लगता है। 2014 का साइकिल आप जाके देखो, 2009-10 का साइकिल आप जाके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ध्यान रखें, आप मार्केट मार्केट क्रूशियल जंक्शन पे है, 3-4 महीने की और तेज़ी बड़े आराम से बन सकती है, इलेक्शन तक बड़े आराम से तेज़ी बन सकती है। अगर ये बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन जिस हिसाब से हुआ, ब्लूमबर्ग के एक बड़े इंडेक्स में भी इंडिया के आने की बात है। अगर वो सब होता है तो डेट मार्केट में एक बड़ा फ्लो आएगा, और उसकी वजह से बैंक्स में जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर कैन कम, और बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशंस महँगे नहीं हैं। सो अगर मैं यहाँ से बैंक्स खरीदता हूँ तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को कोई बड़ा पैसा लगेगा। चाहे और भी मार्केट के पॉकेट में करेक्शंस है, बट बैंक्स ज़्यादा नहीं गिरेंगे, और खास तौर पे जो पीएसयूज हैं वो 2-3 महीने तो नहीं गिरेंगे। तो वहां पे भी ध्यान रख सकते हैं, प्राइवेट में भी ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर केमिकल के नंबर्स बहुत ही घटिया आए हैं, और लेकिन स्टॉक्स ऊपर हैं, मतलब अगर आप 6 महीने में देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स काफी ठीक ठाक ऊपर हैं। एक दो कंपनीज हमने भी ली थी, वो करीब वो कुछ तो 30-40-50% भी ऊपर है, और वो तो शायद 2-3 महीने में ही ऊपर है। सो मेरे को लगता है केमिकल के नंबर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ये क्वार्टर सबसे घटिया था, और इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई बुरे नंबर्स आने हैं। तो केमिकल एपीआई, वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं खरीद भी रहा हूँ। सो केमिकल, एपीआई, बैंकिंग, ये 2 सेक्टर थोड़े सेफ लगते हैं, और लार्ज कैप में आपको लंबा नुकसान नहीं आएगा, बिकॉज़ एफआईआईज़ आपसे खरीदने आ जाएँगे। बट मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा-सा अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन वीक है, तो वहाँ पे आपको तकलीफ थोड़ी-सी आ सकती है। अब थोड़ा-सा टेक्निकल की बात करते हैं क्विकली। सो टेक्निकल से साफ-साफ है, ट्रेंड इज़ क्लियरली अप। चाहे मैं कॉशियस बात करूं, बट ट्रेंड ऊपर है, और जब तक ट्रेंड ऊपर है आप कोई बड़ा ब्लैंकेट सेल कॉल नहीं ले सकते। स्मॉल कैप में चीजें ओवर हीटेड है। आरएसआई के लेवल पे अगर आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स का वीकली चार्ट या इवन मंथली चार्ट भी देखें, सो मंथली चार्ट पे आरएसआई की रीडिंग कुछ 82 की है स्मॉल कैप इंडेक्स में। वो नॉर्मली थोड़ा सा सस्टेन नहीं होती है। मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की इस तरह की मंथली चार्ट की रीडिंग पे स्मॉल कैप इंडेक्स की वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होती है, और थोड़ा टाइम करेक्शन आना ही पड़ता है, टाइम प्लस प्राइस करेक्शन दोनों आ जाता है। और सिमिलरली अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड क्लियरली ऊपर है, आई रिपीट, ट्रेंड क्लियरली ऊपर है। मैं ट्रेंड बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं जो रूकी प्रैक्टिशनर हैं कि सर आरएसआई का तो रियल मोमेंटम 70 के ऊपर ही चालू होता है, अभी तो 80 हुआ है, आप कॉशियस साउंड कर रहे हैं। बाबा वो स्टॉक के लिए होता है, इंडेक्स के लिए नहीं होता है। अगर कोई इंडेक्स का मंथली आरएसआई इंडेक्स का, आई रिपीट, 82 है, तो आप लेट हो सिंपली। ठीक है, आप मोमेंटम चेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लेट हो। आप बिल्कुल ही जो रूकी ट्रेडर्स होते हैं, जो अभी नए नए आए हैं और जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, एक सिंपल सा लाइन खींचते हैं, अरे इसके रेजिस्टेंस के ऊपर है, ब्रेकआउट है। लेकिन अगर आप स्टेज 2 में फिफ्थ बेस से बाई कर रहे हो, तो अप मूव 3-4% का आएगा और ड्रॉ डाउन 20% का आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके साथ क्या हुआ, आपने तो ब्रेकआउट बाई किया था। सो फॉर द रुपी लाइक, अगर आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। सो मंथली चार्ट पे आरएसआई रीडिंग्स फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स आर नॉट गुड। लाइक कि यहाँ से अगर मैं लॉन्ग करूंगा तो शायद मेरे को थोड़ा तकलीफ आ सकती है, मतलब ड्रॉ डाउन तो देखना पड़ेगा, ड्रॉ डाउन देखना पड़ेगा कि मेरे को थोड़ा सा एम टू एम देखना पड़ सकता है। सो ये मेरे को लग रहा है, मेरे को एम टू एम लंबा नहीं देखना है, इसलिए मैं नया इंक्रीमेंटल पैसा नहीं लगाऊंगा। वहीं मैं निफ्टी की बात करूं, तो मंथली रीडिंग निफ्टी की आरएसआई की 71-72 है, और पास्ट में इस रीडिंग पे निफ्टी ने काफी सस्टेन भी किया है, और इसके ऊपर भी काफी 80-82 तक जाने की जगह है।
तो अभी यहाँ 10 पॉइंट्स की जगह निफ्टी में अभी भी बनती है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप में हम क्लोजर टू द टॉप हैं। आई डोंट नो ना टाइम लास्ट 3 4 5%, बट आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट लाइक कि मैं अपनी टीम को जो ब्रीफ कर रहा हूँ या जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि स्मॉल कैप मिड कैप में इंक्रीमेंटल पैसा एग्रीगेट बेसिस पे ब्लैंकेट बाई करके बनाना मुश्किल होगा। यहाँ से ग्रोथ थोड़ी स्लो होनी चाहिए, और वो सबके फेवर में है। आई रिपीट, ये सबके फेवर में है। आपको प्रे करना चाहिए कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो, आपको प्रे करना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा छोटा मोटा 3 5% का डिप आए, ताकि आप वापस से इंटर कर पाओ। आप ये सोचोगे कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जाता रहे और मेरे एनएवी बढ़ती रहे, तो वो आर्टिफिशियल बढ़ रहा है, राइट? एंड आप एक चीज याद रखो, अब तो राकेश जी नहीं है, लेकिन उनकी एक फेवरेट सेइंग थी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका रिस्क बढ़ता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो आपका रिस्क घटता है ऑन एग्रीगेट बेसिस। सो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, आपकी एनएवी बढ़ रही है, बट आप ये सोच रहे हो मेरी एनएवी तो बढ़ रही है लेकिन मेरा रिस्क नहीं बढ़ रहा है क्या? ऑफ कोर्स आपका रिस्क बढ़ रहा है। सो जहाँ पे फ्रॉथी वैल्यूएशंस है, 80 100 की पीई भी अप्रोच हो रही है, 50 60 80 की पीई अप्रोच हो रही है, फॉरवर्ड अर्निंग्स फॉरवर्ड गाइडेंस उतनी इंकरेजिंग नहीं है, वहां पे शायद थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिग मनी मूव, डीआईएस के पास क्लियरली फ्लो है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि ये एक व्यू है, एक वैल्यूएशन कॉल है, बट डीआईएस रुक नहीं रहे, डीआईएस के पास बहुत पैसा आ रहा है और वो कंटिन्यूअस बाई कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि निफ्ट, अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपना स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो निफ्टी को शॉर्ट करके हेज कर लूं, तो ये सिर्फ रूकी ट्रेडर ही कर सकते हैं, कोई भी प्रो ट्रेडर नहीं करेगा, बिकॉज दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है। ठीक है, सो आप हिस्ट्री को जाके देखिए, 15 20 साल कभी नहीं काम करता ये कोरिलेशन। सो ये बिल्कुल ही है कि मैं स्मॉल कैप को तो रख लूं, लेकिन मैं निफ्टी को शॉर्ट कर देता हूं, अगर जो M2M है स्मॉल कैप में आएगा वो मेरा निफ्टी से पूरा हो जाएगा। पता चला निफ्टी ऊपर चली गई, स्मॉल कैप या तो साइडवेज हो गए या 2 5% गिर गया, वहां भी पैसा लग गया, वहां भी पैसा लग गया। सो डोंट ट्राई दीज स्टंट्स, बिकॉज ये पास्ट में बहुत फ्रूटफुल नहीं रहे हैं। अगर आप प्रो नहीं हो तो, आपको स्टॉप लॉस रखने नहीं आता, तो ये आपके लिए शायद उतना बढ़िया एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। डीआईएस बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो है उनके हाथ में, और एफआईआई जून के बाद डेफिनेटली, या मे बी इलेक्शन के बाद, 22 मई को शायद इलेक्शन का आउटकम आना चाहिए। 22 मई को अगर इलेक्शन का आउटकम आता है, गिवन टेक 1 2 दिन आगे पीछे, एफआईआई भी वापस आएंगे, और ये एक बड़ा केस बनता है कि एक बारी ये साल के एंड में निफ्टी एक बार 23,500 24,000 तक भी जा सकती है। सो एक बड़ा केस ये है कि निफ्टी 24,000 तक जा सकती है। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स शायद यहाँ से लार्ज कैप के बराबर ही रिटर्न दे पाए, बट अगले, मतलब जितना लार्ज कैप चलेगा उतना स्मॉल कैप एंड मिड कैप चलेगा, बट लार्ज कैप में ड्रॉडाउन रिस्क इज 4 to 5%, गिव गिवन द करंट पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है। अगर वॉर एस्केलेट्स नहीं होते हैं या कुछ बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ग्लोबल मार्केट में नहीं हो जाता है, या यूएस से कुछ बहुत ही बैड न्यूज आने लग जाती है, तो अलग बात है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है, आज जैसा है वैसा ही रहे, और फेड के रेट कट आने लग जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो लार्ज कैप में डाउन साइड रिस्क इज मैक्स टू मैक्स 5 to 7%। स्मॉल कैप में दिस कुड बी इवन 12 to 15%। सो अगर मेरे को रिटर्न सिमिलरली लार्ज कैप की तरह ही बनने स्मॉल कैप में, इंडेक्स बेसिस पे बात कर रहा हूँ, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे कम चलेंगे वो अलग बात है, वो लार्ज कैप में भी चलेंगे। सो अगर मेरे को रिटर्न उतने ही बनने हैं 12 15% के, तो अगले लाइक सॉरी हाँ 11 मंथ्स में 12 15% के रिटर्न बनने हैं, तो मैं लार्ज कैप में ज्यादा सेफ महसूस कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द लार्ज कैप। सो द व्यू इज क्लियर हियर। My bet for next 11 months clearly on large caps, एंड स्मॉल कैप मिड कैप्स में जो विनर है, बड़े विनर है, उनको कंटिन्यू करेंगे होल्ड करना, और कोई अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मिल जाएगी तो डेफिनेटली बाई करेंगे। बट
कोशिश ये रहेगी कि लार्ज कैप्स में प्ले करें। वो भी डिलीवरी एक्यूमुलेट करने का तरीका यही है कि स्टार्ट विद स्ट्रैडल, बिकॉज़ मार्केट विल रिमेन साइडवेज फॉर सम टाइम, एंड उसमें स्ट्रैडल में पैसा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो डायरेक्शनल मूव आ गया तो ठीक है, उसको हेज करेंगे या डिलीवरी लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। और प्रे करो कि स्ट्रैडल बेचो और स्टॉक में 2 महीने कुछ मूवमेंट ना हो। तो आपको स्ट्रैडल का प्रीमियम भी मिल गया, 2 महीने का टाइम करेक्शन भी हो गया, और तो तब तक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएँगे तो थोड़ी बहुत अर्निंग्स भी एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाएगी, थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग ग्रोथ आएगी, तो उसके बेसिस पे भी टीटीएम बेसिस पे स्टॉक थोड़ा-सा चीप हो जाएगा। ये इस तरीके से मैं देखता हूँ, इस तरीके से मैं करता हूँ, और अभी तक तो ये चीज़ें सक्सेसफुल रही हैं, आगे पता नहीं कैसे रहेंगी, एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चीज़ें ये अकॉर्डिंगली प्ले आउट होंगी। I'm done. Like, I'm positive on the market, on large caps. I am neutral to slightly negative on mid cap and small caps for next 2 months. And after that, all these three, brackets like large cap, mid cap, and small caps, they will give similar kind of a return. But in large caps, the drawdown will be less, and mid cap and small caps, the chances are uh, if you get hit by any uncertainty or any unpleasant news, chances are the drawdown in mid cap and small caps will be little higher as compared to large caps. So that's all from my side. Uh, एक दो क्वेरी ले सकते हैं हम लोग शायद, या 9:40 में वाइंड अप कर लेंगे। सो एक दो क्वेरी ले सकते हैं, इफ सो। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, बट शायद मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ होगा प्रॉब्लम। सो ओके, मैं आई एम ट्राइंग। हाँ, दिव्यांश, कैन यू हियर मी? दिव्यांश, कैन यू हियर मी? दिव्यांश, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके। शायद मेरे कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा, मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ बहुत लोगों को। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज़, ऑल द बेस्ट, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, कुछ रहेगा तो जो भी मेरा व्यू रहेगा, जो मैं कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दूँगा। और मेरी बेट अभी क्लियरली लार्ज कैप्स पे है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज़ पे है। थोड़ा मैं डिफेंसिव हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो गेन्स मैंने बनाए हैं, वो ज़्यादा करके मैं लूज़ ना करूँ, 5-7% के ड्रॉडाउन में ही इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करूँ। काफ़ी स्क्रीनर मैं रन कर रहा हूँ, काफ़ी अभी रिसर्च चल रही है, और जहाँ पे भी अर्निंग्स नहीं आ रही है, उन कंपनीज़ को हम लोग थोड़ा-सा कम करके, और जहाँ पे अर्निंग्स की पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे स्विच कर रहे हैं। तो काफ़ी स्विचिंग होगी इस क्वार्टर में, काफ़ी स्विचिंग हैवी क्वार्टर रहेगा इस बार हम लोग के पोर्टफोलियोज़ में, और उम्मीद है कि होपफुली 2023 बहुत अच्छा था सबके लिए, आप सबके लिए भी अच्छा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और 2024 भी उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लेकिन अच्छा रहना चाहिए, मेहनत पूरी रहेगी कि इसको अच्छा किया जाए। सो अ, देखते हैं, एक एक लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों का व्हाट्सएप मैसेज भी आया है कि सर एक बार। उम, सो मैं नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। शायद मेरे फ मैंने कुछ फ़ोन चेंज किया, उसकी वजह से कुछ सेटिंग्स में इश्यू होंगे। बट गाइज़, ऑल द बेस्ट। कुछ भी ऐसा पैनिक नहीं है, मार्केट ठीक है। लार्ज कैप में मेरा फ़ोकस है, और उम्मीद है कि यहाँ से लार्ज कैप थोड़े बेहतर करते हुए दिखेंगे। बैंक्स में मेरा ध्यान है, केमिकल में मेरा ध्यान है, और मेरे को लगता है कि ये 2 सेक्टर्स बड़े आराम से, जो मैंने 15% का रिटर्न बोला, ये शायद 2 सेक्टर्स में 20-25% की भी रिटर्न्स आ सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे ध्यान करके अपन चलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वी विल बी फाइन। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी रीज़न से, अनप्लेज़ेंट सरप्राइज़ से आपको अगर बड़ा डिप मिल जाता है, गो ग्रैब इट, बिकॉज़ अगला 3-5 साल इंडिया का ही लग रहा है। आपको पैनिक में तो ज़रूरी खरीदना है, ब्रेकआउट में मत खरीदो, पैनिक में ज़रूर खरीदो। किसी का मत सुनो, मेरा भी मत सुनो। अगर बहुत बड़ा पैनिक मार्केट में आता है, मैं अभी भी कॉशियस हूँ, खरीदो, बिकॉज़ मैंने देखा है
कई बार बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हेल्प नहीं करती है। पैनिक में सिंपली अगर कोई बेच रहा है और ज़ोर से बेच रहा है और स्टॉक गिर रहा है, तो आप लो मैनेजमेंट कहीं न कहीं स्टॉक को डिफेंड करने भी आ जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी की अर्निंग्स हैं, कंपनी के बिज़नेस इंटैक्ट है, तो स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवर भी हो जाता है। वो हमने कोविड में देखा, वो हम लोगों ने रशिया-यूक्रेन के वॉर के समय देखा और सारा कुछ ठीक रहा। एंड होपफुली एक चीज़ और वो ब्लैंकेट बाय कॉल जो 28th मार्च 2023 को दी थी, वो आप लोगों को सरप्राइज़ होगा। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, वो इंडेक्स ही 75% ऊपर है। सो तो आप सोचो कि कितना बड़ा रैली हुआ है, राइट? सो अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। वो इंडेक्स ही 75% ऊपर है और मैं देखता हूँ कि वो उसको 12 लाख लोगों ने देखा है। सिर्फ़ हमारे ट्विटर पे हम लोगों के कुछ 1.5 लाख फॉलोवर हैं और 12-15 लाख लोगों ने उस व्यूज़ को देखा है और होपफुली अगर उसमें से 10% लोगों ने भी उसका फ़ायदा लिया है, तो आई एम रियली हैप्पी कि उन लोगों को, उनकी फैमिली को अच्छा पैसा बना होगा, वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लोगों की मदद करी जाए। आप लोग भी आस-पास अगर कोई मिले तो मदद कीजिए, माँ-बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छा काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा और किसी की मदद हो रही है तो मदद कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आई थिंक हम लोग ठीक रहेंगे और ये साल भी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, और तब तक कोशिश करेंगे कि यहाँ पे Q&A नहीं कर पाए, कभी नेक्स्ट मंथ में अगर टेलीग्राम पे लगा तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे Q&A का सेशन रख लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.